नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब किसी के संगठन हो, आदमी हो, देश हो, अगर दिन खराब चल रहे हो, संकट का समय चल रहा हो, तो बहुत सी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिस पर पहले लोगों का ध्यान नहीं जाता, या ध्यान जाता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में 2024 में सीटें कम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की स्क्रूटनी, पब्लिक स्क्रूटनी की बात कर रहा हूं मैं, पार्टी में तो कुछ हुआ नहीं। पब्लिक स्क्रूटनी नहीं हुई जितनी इस समय हो रही है, खासतौर से जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ और उसके जरिए जो है पार्टी में जिस तरह से काम हो रहा है उस पर सवाल उठने लगे, और सवाल अंदर के लोग ही उठाने लगे कि कोई जवाबदेही तय नहीं है। इसके अलावा जो किसी गलती के लिए या खराब परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन तो दूर की बात है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। अब शुरुआत ब्यूरोक्रेसी से कर ले। ए.के. भल्ला होम सेक्रेटरी थे, 4 एक्सटेंशन उनको मिले। अब उनमें क्या खूबी थी ऐसी, ये तो सरकार को पता होगा, लेकिन उन्हीं के रहते दिल्ली में इतना भयानक हिंदू विरोधी दंगा हुआ। उससे पहले दिल्ली में इस तरह का दंगा कब हुआ था ये याद करना भी मुश्किल होगा, लेकिन दंगा हुआ, और उस समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। उस समय दिल्ली में दंगा चल रहा था। उसी समय सीए के विरोध में आंदोलन था, शाहीन बाग उसी समय हुआ। और आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और होम सेक्रेटरी को सीधे रिपोर्ट करती है। तो दिल्ली पुलिस ने जो भी किया या नहीं किया, उसके ओमिशंस और कमीशंस दोनों के लिए जवाबदेह होम सेक्रेटरी थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया। उनके होम सेक्रेटरी रहते हुए मणिपुर में आग लगना शुरू हो गई थी, फिर भी उन्हें मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सरकार अपने फैसलों के बारे में कभी बताती नहीं। ज्यादातर सरकारों का यही हाल होता है कि वो फैसले लेती है, उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की, जनता को बताने की इसकी जरूरत नहीं समझती है। तो इस मामले में भी ऐसा ही है। इसी तरह से जो वर्तमान गृह सचिव हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसमें किसी की तो जवाबदेही तय होगी। उसके लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जवाबदेह है? कैसे इंटेलिजेंस को यह पता नहीं चला कि कितने लोग आने वाले? कैसे हिंसक घटनाओं से पहले पता नहीं चला कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में अपराधी तत्व शामिल हो गए? कैसे पता नहीं चला कि इसमें बड़ी साजिश थी बड़े पैमाने पर हिंसा करने की? और जिस तरह से इसको कंट्रोल किया गया और इसका जो नतीजा हुआ सरकार के लिए, वो बड़ा झटका था। अभी तक सरकार उससे उबर नहीं पाई। सरकार ने एक ऐसे संगठन को लेजिटिमेसी दे दी, या देनी पड़ी, मैं कहता हूं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई वैधता नहीं है, जिसके पास कोई मेरिट नहीं है, जिसके बारे में, यानी उस संस्था के बारे में, उसके जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो बड़ी नकारात्मक है। उन जानकारियों को अगर सही मान लें तो ये सब देश विरोधी हैं, किसी दूसरे देश के या विदेशी शक्तियों के इशारे पर अराजकता फैलाने के लिए आए थे। मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत। ये काम तो सरकार का है, उसे बताना चाहिए कि ये लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड चेक पहले हुआ था या नहीं, और अब हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो उसमें क्या निकला है। अगर कुछ एडवर्स निकला है तो इनके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार कुछ कर रही होगी, लेकिन क्या कर रही है इसके बारे में जितनी जरूरत हो, जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की भाषा में नीड टू नो बेसिस, जनता को भी नीड टू नो बेसिस, जनता को कितना पता होना चाहिए ये सरकार ही तय करे, लेकिन पता तो होना चाहिए। सरकार को बताना तो चाहिए कि क्या हुआ, ये जो जंतर मंतर पर हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए किन लोगों की जवाबदेही तय की गई, किनके खिलाफ एक्शन हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और फिर ऐसा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है अगर कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेते हैं? क्या कोई जांच हुई इसकी, या जांच चल रही है, ये भी किसी को मालूम नहीं है।
यही स्थिति पार्टी में भी हो रही है। अब आप देखिए कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का विस्तारित कार्यकाल, उनका जो एक्सटेंडेड कार्यकाल था, वो जून 2024 में खत्म हो गया। वैसे उनका निर्वाचित कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो रहा था, क्योंकि चुनाव होने वाले थे, इसलिए एक्सटेंशन दे दिया गया 6 महीने का। जून 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उन्होंने पद कब छोड़ा? 2026 में, जब नितिन नवीन अध्यक्ष चुने गए या नियुक्त हुए, जो भी आप कहना चाहे। तो इस बीच में पार्टी की कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी बॉडी है जिसने ये फैसला लिया कि वो अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे? क्या पार्टी के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है, या पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला लिया, या पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई फैसला लिया? ये किसी को मालूम नहीं। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके अध्यक्ष रहते पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई है। किसी के अध्यक्ष रहते उसके राज्य में पार्टी हार सकती है, लेकिन उनके अपने जिले में पार्टी हार गई। अगर सिर्फ अपने जिले में पार्टी को जिता देते तो आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। तो क्या उनसे सवाल कुछ पूछा गया कि ये कैसे हुआ? और अगर पूछा गया और उसमें जेपी नड्डा की कोई जवाबदेही नहीं बनती, उनकी कोई गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? क्या उसको कोई सजा मिली? ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? दो चीजें हो रही हैं, फैसले लिए जाते हैं, उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोई बताता नहीं है और बताने की जरूरत नहीं समझता। ये ज्यादा चिंता की बात है कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसका आधार क्या था, इसके पीछे मेरिट क्या है। और इतना ही नहीं, अनिर्णय जेपी नड्डा का मैंने बताया, कई राज्यों में आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक वो बने रहे। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लगभग 4 साल तक कोई संगठन महामंत्री नहीं रहा। चुनाव हारने वाले को मंत्री बना दिया जाता है, राज्यसभा भेज दिया जाता है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो चुनाव हार जाएं, इसलिए उनकी योग्यता कम नहीं हो जाती। चुनाव हारने वाले को मंत्री या राज्यसभा में भेजा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका कोई पैमाना होना चाहिए कि किन लोगों को किस तरह की उपयोगिता है पार्टी के लिए, क्या उनकी योग्यता है, या केवल किसी की पसंद या नापसंद के आधार पर तय होगा कौन चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बन जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनसे पार्टी के अंदर बेचैनी है। लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आखिर हमारे में ऐसी क्या कमी है, हम पार्टी के लिए, कोई कहता 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो निभाई, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और बाहर से आने वालों को मंत्री पद भी मिल जाता है, राज्यसभा में मिल जाती है, पदाधिकारी भी बन जाते हैं। तो कोई तो एक समय क्राइटेरिया ये बना था भारतीय जनता पार्टी में ही कि अगर आप लोकसभा का चुनाव हार गए हैं तो 2 साल तक आपको राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। यशवंत सिन्हा लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ इसीलिए हो गए, उनके बहुत प्रिय थे, आडवाणी जी उनको पार्टी में लेकर आए और सबका क्लेम जो है वो दरकिनार करके बिहार में, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, प्रतिपक्ष का नेता बना दिया विधानसभा में। उसके बाद फिर उनको राज्यसभा, फिर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीसीएस का मेंबर, वित्त मंत्री, जितने दिन मतलब 6 साल मंत्री रहे, जब तक सरकार रही, वित्त मंत्री रहे या फिर विदेश मंत्री रहे। वो जब 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए तो दिल्ली आए आडवाणी जी से मिलने। आडवाणी जी ने पूछा कि रांची में अपना घर है, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा तब तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यशवंत सिन्हा को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि वो आज तक आडवाणी जी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद करके गए थे कि आडवाणी जी कहेंगे कि दिल्ली में रहने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, 6 महीने 1 साल आपको राज्यसभा में ले आएंगे। ऐसा उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। अब सवाल यह है कि उस नियम का क्या हुआ? ये 2 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड था उसका क्या हुआ? क्या नियम बदल गया? क्या पार्टी ने कोई फैसला किया? क्या पार्टी के संविधान में कोई बदलाव हुआ? कोई भी संगठन या सरकार
पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेदारी के बिना नहीं चल सकती। अगर चलती है तो लंबे समय तक उसका चलना मुश्किल होता है, और लंबे समय तक चले तो उसमें लगातार खामियां आती रहती हैं, जिनको दूर करना एक समय के बाद मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सारी खामियां आ गई हैं, सारी पारदर्शिता खत्म हो गई, सारी जवाबदेही खत्म हो गई, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। और चिंता की बात यह है, किसी में हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ बोले, इसके बारे में सवाल उठाए। सबको लगता है कि चुप रहने से कुछ मिल जाएगा, इसलिए जो लोग इसको गलत समझते हैं वो भी चुप है, जो इसका समर्थन नहीं करते वो भी चुप है। उनको लगता है कि चुप रहने से कुछ मिलेगा। और उदाहरण देख चुके हैं कि जो लोग चुप रहे, कभी विरोध की आवाज नहीं उठाई, कभी किसी फैसले पर सवाल नहीं किया, उनको पुरस्कृत किया गया। ये जो तरीका है, ये जो कार्य संस्कृति है, ये किसी भी संगठन को खराब करने के लिए काफी है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत उस नेता की होती है जिसमें वोट दिलाने की शक्ति हो। वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर चुप्पी है तो ये ज्यादा खतरनाक है। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो ये अच्छा है पार्टी के लिए, पार्टी को कोर्स करेक्शन का मौका मिलता है। टिकट कैसे बांटे जाते हैं, किसको मिल जाता है, किसको नहीं मिलता है, ये पार्टी के अंदर ही लोगों को पता नहीं होता है। और जिस तरह की बातें निकल कर आती हैं, जिसको मिला, कैसे मिला, वो सुनकर और ज्यादा जो है चिंता होनी चाहिए। अगर ये बातें, ये आरोप सही हैं, तो पार्टी जो एक समय दावा करती थी पार्टी विद द डिफरेंस, वो दावा तो उसका बहुत पहले खत्म हो गया। अब वो दावा करने की भी स्थिति में नहीं रह गई है पार्टी कि वो दावा कर सके कि दूसरी पार्टियों से अलग है। दूसरी पार्टियों में जो होता है वो भाजपा में नहीं होता है। तो ये जो अंतर था भाजपा में और दूसरे दलों में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसकी चिंता सबसे ज्यादा उन लोगों को होना चाहिए जिन पर जिम्मेदारी है पार्टी चलाने की, पार्टी का संगठन मजबूत करने की। सवाल है, क्या उनको ऐसी चिंता है? तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।